सो नेक्स्ट लेक्चर ऑफ लेवल 2 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग एक पैटर्न के बारे में समझेंगे जिसका नाम है एडजेक्टिव 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 पैटर्न, या शॉर्ट में बोलूँ तो एडजेक्टिव ट्रिपलेट पैटर्न। ठीक है, ऐसे आने वाले लेक्चर्स में हम 6 से 7 पैटर्न है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि जो कुछ लिखा जाता है एडिटोरियल्स में या टॉपर्स की कॉपीज़ में उसका पैटर्न है। ऐसा नहीं है कि वो पूरे बचपन की नॉलेज यूज़ कर रहे हैं या रैंडम जो उनका दिमाग में इतनी इंग्लिश अच्छी भरी हुई है कि वो यूज़ कर रहे हैं, या दे नो ऑल थिंग्स, ऐसा कुछ नहीं है। अनकॉन्शियसली दे नो अबाउट द पैटर्न, मे बी वो हो सकता है उस पैटर्न को समझ के यूज़ नहीं कर रहे हो, बट दे हैव बिकम द हैबिचुअल ऑफ इट बाय रीडिंग टू मैनी ट्यूटोरियल्स, रीडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स। ठीक है, उनका माहौल सराउंडिंग ऐसा था। इस लेक्चर से फ़ायदा आपका ये होगा कि जो पैटर्न जो होता है वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ, होता है वो किसी ने नहीं सिखाया, ना वो टॉपर खुद आके बोलेगा कि हाँ ये पैटर्न मैं यूज़ करता था, बिकॉज वो पैटर्न यूज़ कर रहा है बट उसको भी नहीं पता कि ये भी अपने आप में एक पैटर्न ही है। अनकॉन्शियसली ही विल यूज़ इन हिज आंसर्स। जैसे हमने देखा, जो हमने एडिटोरियल पढ़ा, सबसे पहले लेवल 2 की शुरुआत की हमने एक एडिटोरियल से। वो एडिटोरियल मैंने क्यों पढ़ाया, क्योंकि लेवल 2 में आपके एडिटोरियल का एक्सपोजर का जो मॉड्यूल है वो भी है। दूसरा, एडिटोरियल से मैंने आपको बताया कि इस तरीके से पैटर्न्स यूज़ में होते हैं, और मैं टॉपर्स की कॉपीज़ में भी उस तरह का पैटर्न आपको दिखा दूंगा। फिलहाल के लिए ये लेक्चर थोड़ा बड़ा है क्योंकि ये कम से कम आपकी 6 से 7 पेज की PDF है। इसमें मैं आपको एक एक सब्जेक्ट में यूज़ करके इस पैटर्न को इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में यूज़ करना सिखाऊंगा। इसके अलावा भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट ये PDF अपने आप में कॉम्प्रेहेंसिव है। इसको आप ढंग से पढ़ लेंगे, सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगा। एडजेक्टिव एडजेक्टिव पैटर्न की बात करें तो चार हमें बेनिफिट्स यहाँ पे इसके दिखाई देते हैं। वो बेनिफिट्स हम बाद में पढ़ेंगे हमेशा की तरह, पहले इसका एग्जांपल देखेंगे ताकि बेनिफिट्स का आपको वैल्यू तब समझ में आए। एडजेक्टिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ट्रिपलेट पैटर्न का मतलब ये होता है कि 3 बार लगातार आप एक एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हो किसी भी नाउन के लिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताने के लिए। जनरली ये जब यूज़ में आता है जब आपको कोई भी टॉपिक अगर मेंस में पूछा गया है और उसकी डेफिनेशन आपको पता ही नहीं है, या डेफिनेशन पता है बट डेफिनेशन बहुत ही बेसिक हो जाती है, या आप डेफिनेशन से हटके, क्योंकि डेफिनेशन एक बेसिक प्रोसीजर हो गया किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने का। इफ़ यू वांट टू सेट द कंटेक्स्ट, अगर आप चाहते हो कि मैं डेफिनेशन से उठ के कुछ अच्छा लिखूं तो कंटेक्स्ट सेट करने की कोशिश करो। और कंटेक्स्ट सेट करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज़ बताया हुआ है, या तो आप प्रीपोजिशन से स्टार्ट करो, ठीक है, उस लाइन को। अगर वो नहीं होती तो आप एडजेक्टिव ट्रिपलेट का यूज़ करके जो भी टॉपिक है उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल लाइन वाइज इस तरीके से बता दो। कैसे? पॉलिटी की बात करते हैं, पॉलिटी के यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं। मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी पे क्वेश्चन आता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी इज प्रोग्रेसिव, इंक्लूसिव एंड जस्टिस ओरिएंटेड। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी क्या है? प्रोग्रेसिव है, इंक्लूसिव है, जस्टिस ओरिएंटेड है। इंश्योरिंग दैट डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर अपहेल्ड बियॉन्ड मियर लीगल प्रोविजंस। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के बारे में पूछ ले क्वेश्चन में, तो आप इसको डिफाइन करो, टाइम जाएगा। इससे बढ़िया इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक लिख लो कि प्रोग्रेसिव है, इंक्लूसिव है, जस्टिस ओरिएंटेड है। अब ये 3 कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से आएगी? तो जिन लोगों ने डायरेक्टली लेवल 2 से देखना स्टार्ट किया है ना, उनको मैं एडवाइस कर देता हूँ आज भी कि लेवल 1 से ही देखो, क्योंकि मैंने एडजेक्टिव्स की पूरी लिस्ट दे रखी है कि एक नॉर्मल वर्ड क्या होता है और उसका एकेडमिक एडजेक्टिव क्या हो सकता है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मुझे कहते थे कि आई विल स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम लेवल 2, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि लेवल 1 बच्चों के लिए है या लेवल 1 बिल्कुल बेसिक्स हैं। लेवल 1 का मतलब एक शुरुआती स्टेज जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें होती क्या हैं, ठीक है, वो पढ़ना ज़रूरी है। तो जिन लोगों ने एडजेक्टिव्स की लिस्ट पढ़ी है उसको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि ये 3 एडजेक्टिव किस चीज़ को रिप्लेस कर रहे हैं। समझ में आ गया? नहीं समझ आया वो लिस्ट फिर से पढ़ो, रटो उसको। समझ में आया? कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी इज प्रोग्रेसिव, इंक्लूसिव एंड जस्टिस ओरिएंटेड, इंश्योरिंग, और जस्ट इसके बाद आप ये लिख लो कि इन चीज़ों के होने की वजह से इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। ये एडजेक्टिव ट्रिपलेट जब हम यूज़ करते हैं तो पहले तो नाउन लिखो, सब्जेक्ट क्या है, फिर उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक बता दो, ठीक है, फिर उसके बाद में उसका इंपैक्ट लिख दो कि इस चीज़ की वजह से इसका बेनिफिट क्या हो रहा है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी प्रोग्रेसिव है, इंक्लूसिव है, जस्टिस ओरिएंटेड है, इसकी वजह से डेमोक्रेटिक वैल्यूज अपहेल्ड हो रही है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन पावर इज फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड इंडिस्पेंसिबल। जो सेपरेशन ऑफ पावर की डॉक्ट्राइन है ना, कि लेजिस्लेचर जो आपका एग्जीक्यूटिव, जो जुडिशियरी है, ये 3 ब्रांच जो होती है आपकी गवर्नमेंट की, ये सेपरेट रहेंगी। तो ये जो डॉक्ट्राइन है ये फंडामेंटल है यानी बेसिक है, स्ट्रक्चरल है यानी स्ट्रक्चरल रूप में दिखती है, इंडिस्पेंसिबल मतलब हटाया नहीं जा सकता, द बेसिक पार्ट। तो इंडिस्पेंसिबल का मतलब है सिग्निफिकेंट पार्ट, जिसके बिना वो पूरा स्ट्रक्चर काम का नहीं है।
तो ये 3 यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक डाल दी और बाद में लिख दिया कि इससे फ़ायदा ये होता है कि इंश्योरिंग स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इंश्योरिंग लिख के भी यहाँ पे कर सकते थे। जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करते हैं तो जुडिशियल एक्टिविज्म इज ट्रांसफॉर्मेटिव, करेक्टिव एंड इसेंशियल। अब समझ आया कि एक्चुअली में अगर मैं इन सारे वर्ड्स को रिप्लेस करके यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दूँ ना तो भी मतलब वही रहे, बट यहाँ पे आपको आंसर्स इम्पैक्टफुल लिखना है जैसे कि कोई ऑफिसर लिख रहा है, कोई पढ़ा लिखा इंसान लिख रहा है। तो इस वजह से आपको ये यूज़ करने पड़ेंगे। आप चाहे कितनी बात कर लो कि नहीं इंग्लिश से क्या होता है, डेटा ज़रूरी है, फैक्ट ज़रूरी है, ये वैल्यू एडिशन है, इसलिए इनको हम कहते हैं वैल्यू एडिशन, एडिशन कहते हैं मतलब। लेकिन जो बेसिक होता है ना उसके बाद ही तो एडिशन आता है। ये मैं सिखा रहा हूँ आपको बेसिक, तभी तो इसका नाम है कोर्स का बेसिक टू एडवांस। वैल्यू एडिशन थोड़ी है इस कोर्स का नाम, मैं लिख देता वैल्यू एडिशन कोर्स, ये वैल्यू एडिशन नहीं है। ये मैं आपको वो सिखा रहा हूँ जो आपको शुरुआती स्टेज में करनी ही पड़ेगी आंसर्स को अच्छा बनाने के लिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपको इसके लिए इंग्लिश बहुत अच्छी आए। अगर आपको पता है कि यार मुझे 50 से 60 एडजेक्टिव याद है जो मैंने लेवल 1 में सिखाए थे, और 3 एडजेक्टिव को आप चूज़ करके हर किसी भी टॉपिक में यूज़ करते हो और उसके बाद डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक डाल दोगे तो वो काम आपका हो जाएगा। तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेटिव हो गया, करेक्टिव हो गया, इसेंशियल हो गया। ट्रांसफॉर्मेटिव है यानी ट्रांसफॉर्म भी करता है, करेक्ट भी करता है जुडिशरी को, और इसेंशियल भी है। अब इसका मतलब समझते हुए चलना, ऐसा नहीं है तीनों का मतलब एक ही है। करेक्टिव का मतलब है जो चीज़ किसी को करेक्ट कर रही है, ट्रांसफॉर्मेटिव का मतलब है जो चीज़ ट्रांसफॉर्म कर रही है। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो क्या मैं इंडिस्पेंसेबल यूज़ में ले सकता हूँ, बिल्कुल आप ले सकते हो। क्या मैं फंडामेंटल यूज़ में ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हो। क्या मैं प्रोग्रेसिव वर्ड यूज़ में ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हो। ये वर्ड्स आपस में यूज़ लिए जा सकते हैं, बट ये इंश्योर करना कि आपको अच्छे से याद हो ये वर्ड्स, ठीक है। इंडियाज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ रिप्रेजेंटेटिव, डेलिब्रेटिव एंड अकाउंटेबल। इंडिया का पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो रिप्रेजेंटेटिव भी है, डेलिब्रेटिव भी है और अकाउंटेबल भी है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग, अब यहाँ पे क्या डाल दिया, कॉन्सिक्वेंस। समझ में आया पैटर्न, नाउन हो गया, फिर आपका एडजेक्टिव ट्रिपलेट हो गया, फिर इसका कॉन्सिक्वेंस हो गया, या इम्पैक्ट हो गया, या बेनिफिट हो गया, ठीक है। इसका कि अगर इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम रिप्रेजेंटेटिव है, डेलिब्रेटिव है, अकाउंटेबल है, तो उसका बेनिफिट क्या है कि डाइवर्स जो पॉपुलेशन है उसके एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। फेडरलिज्म, तो फेडरलिज्म इज एडप्टिव, कोऑपरेटिव एंड एसिमेट्रिक, स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन यूनिटी एंड रीजनल ऑटोनॉमी। भाई फेडरलिज्म का बेनिफिट तो आपने एक ना एक बेनिफिट तो आपको पता ही होगा, बॉडी में भी तो लिखोगे, तो वो यहाँ एक लिख दो। डेमोक्रेसी थ्राइव्स, अब मान लो फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे है, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या है, चुनाव आपके ट्रांसपेरेंट रहे, इलेक्शंस ट्रांसपेरेंट हो, ढंग से हो, ठीक है, यही होता है। तो अगर इस पे क्वेश्चन आ जाए, जो कि डेफिनेटली आपके इलेक्शंस अभी इस साल हो रहे हैं, दिल्ली में भी इलेक्शन है, तो हो सकता है आपके मेंस में ये क्वेश्चन आ जाए, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो इसमें कि हाँ अगर फ्री और फेयर इलेक्शन है, इसकी डेफिनेशन आपको पता ही नहीं है। कुछ लोग इसमें क्या करेंगे, डेटा लिखने की कोशिश करेंगे इंट्रोडक्शन में, अरे डायरेक्टली एडजेक्टिव ट्रिपलेट का यूज़ करो, लिखो कि जो डेमोक्रेसी है या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं वो क्यों ज़रूरी है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिख दो, या डेमोक्रेसी की लिख दो कि डेमोक्रेसी जो चलती है हमारी वो चुनावों पे ही चलती है। वो चुनाव जो कि ट्रांसपेरेंट भी होने चाहिए, पार्टिसिपेटरी भी होने चाहिए, क्रेडिबल भी होने चाहिए, ताकि गवर्नेंस में पब्लिक ट्रस्ट बना रहे। राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो आरटीआई रिवोल्यूशनरी है, एम्पावरिंग है और अकाउंटेबिलिटी ड्राइवन है। समझ में आया। अब हो सकता है यहाँ पे ये जो कीवर्ड्स हैं ये आरटीआई स्पेसिफिक है, क्योंकि डेफिनेटली आरटीआई रिवोल्यूशनरी है। आरटीआई का यूज़ अपने आप में बहुत बार बाकी स्कैम्स को, कुछ स्कैम्स को उजागर करने में आया, तो ये रिवोल्यूशनरी है। तो रिवोल्यूशनरी का मतलब आपको पता है, एम्पावरिंग का मतलब पता है, तो आप यूज़ कर सकते हो। मैं सिखा क्या रहा हूँ आपको, इसका मतलब भी, और लगातार 3 एडजेक्टिव आप जब आप यूज़ करते हो तो एक फ्लो बना देते हो, पढ़ने वाले को समझ में आ जाता है कि यार कहीं ना कहीं वो स्वाद आ रहा है सेंटेंसेस में। तो आरटीआई रिवोल्यूशनरी है, एम्पावरिंग है, अकाउंटेबिलिटी ड्राइवन है, जो कि स्ट्रेंथन करती है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को। जितने भी आपके कोचिंग वाले हैं वो जो बोलते हैं कि नहीं इंग्लिश पे ध्यान मत दो, वैल्यूएशन पे ध्यान दो, डेटा होना चाहिए, फैक्ट होने चाहिए, डायग्राम होने चाहिए, एक बात मैं आपको सीधी बता देता हूँ, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके कोर्सेज बिकते हैं इस चीज़ से। क्योंकि डेटा की बुक्स डिफरेंट है, फैक्ट्स के नाम पे आप 10 चीज़ खरीद लोगे, टेस्ट सीरीज़, उनकी वैल्यू एडिशन की बुक्स खरीद लोगे, ठीक है, 10 चीज़ें। लेकिन इंग्लिश सिखाने वाला, ये बोलने वाला कि जो तुम लिख रहे हो, बेसिक सेंटेंस जो लिख रहे हो उसको ढंग से कैसे लिखना है, डेटा फैक्ट तो बात की बात है, वो सिखाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये सिखाया नहीं जा सकता। इसको सिखाने के लिए लगती है मेहनत, जो मेहनत हमारी टीम यहाँ पे कर रही है। आपको पता है इस कोर्स के पीछे 20 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है,
जो और 20 से ज़्यादा लोग वो लोग हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड में इंग्लिश राइटिंग में या कहीं ना कहीं रिसर्चर है, जिनको लिखना आता है, जिनको पता है कि किसी भी सेंटेंस को इम्पैक्टफुल कैसे बना सकते हैं। कोई भी आप रिसर्च रिपोर्ट जब पढ़ते हो, कोई भी आप अच्छी बुक पढ़ते हो, तो आपको पसंद क्यों आती है? नॉवेल्स वगैरह जब आप पढ़ते हो, लिखने का तरीका ही तो होता है यार, चीज़ें वही तो हैं। आप कोई भी किताब पढ़ लो, नॉवेल पढ़ लो, फिक्शन, नॉन फिक्शन, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो आपको नहीं पता हो। कुछ भी नया आपको नहीं बताया जा सकता, इतनी नॉलेज आपके दिमाग में है। बस वो तरीका इतना अट्रैक्टिव होता है कि आपको पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। समझ रहे हो? तो आरटीआई रिवोल्यूशनरी है, एम्पावरिंग है, अकाउंटेबिलिटी ड्राइवन है, ऐसा लिख के आप उन लोगों से डेफिनेटली आगे चले जाओगे जो सिर्फ आरटीआई की सिंपल डेफिनेशन है, आरटीआई इज़ अ टूल दैट स्ट्रेंथन पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, या आरटीआई कब आया था, ये लिख के आगे बढ़ जाएंगे। उनसे तो बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन आप लिख के +1 मार्क्स ले आओगे। और हर इंट्रोडक्शन में अगर आप +1 ला रहे हो और 20 क्वेश्चन में आपके +1 आ रहे हैं, एक जीएस पेपर में आपके 20 मार्क्स बढ़ रहे हैं, 4 जीएस पेपर में आपके 80 मार्क्स बढ़ रहे हैं, मेंस में 80 मार्क्स का कीमत समझते हो आप? 80 मार्क्स में दुनिया हिल जाती है। टॉप 500 से आदमी टॉप 100 में आ जाता है रैंक में। ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी पे सवाल आ जाए तो आपको कैसे लिखना है? डीपीएसपीज आर एस्पिरेशनल, ट्रांसफॉर्मेटिव एंड डायरेक्टिव। एस्पिरेशनल भी है, ट्रांसफॉर्म करने वाले भी और डायरेक्शन देने वाले भी हैं, ठीक है, जो स्टेट को गाइड करते हैं, है ना, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर एथिकल, सिविक ओरिएंटेड। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर एथिकल, सिविक ओरिएंटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राइवन। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कैसी हैं? एथिकल भी हैं, सिविक ओरिएंटेड यानी पब्लिक ओरिएंटेड भी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राइवन भी है। आप चाहें तो ट्रांसफॉर्मेटिव भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पार्टिसिपेटरी भी लिख सकते हैं, चलेगा, बट कीवर्ड वो स्पेसिफिकली यूज़ करना सीखो जो उसके बेहद करीब है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने नाउन का इस्तेमाल किया, 3 यहाँ पे आपने कैरेक्टरिस्टिक बता दी, ट्रिपल ए यूज़ किया, ट्रिपल एडजेक्टिव, और यहाँ पे आपने इसका बेनिफिट बता दिया कि भाई इससे फ़ायदा क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो पेट्रियटिज्म है वो बढ़ता है। अब कहीं ना कहीं ये लाइन पढ़ने से आप सोचोगे सर एक ही तो बात है, आप कितनी बार कितने टॉपिक में बताओगे? जो ये लोग सोच रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं कि हर चीज़ का मेरा करने के पीछे बेनिफिट होता है आपका। जब यहाँ पे आप ये लाइन पढ़ते हो, फोस्टरिंग ए कल्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पेट्रियटिज्म, सिंपल लाइन नहीं है ये। जब आप लिखते हो ना, हो सकता है आप लिखना जानते हो, बट मेंस के प्रेशर में जो इस तरह की लाइन लिख सकता है ना, इसका मतलब वो है जिसको अच्छे से इंग्लिश आती है, जो लिख चुका है ऑलरेडी, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे वर्ड याद ही नहीं आते। फोस्टरिंग, ये फोस्टरिंग जब आप इंक्रीज लिखने से ज़्यादा यूज़ करते हो ना, तब फोस्टरिंग यूज़ में आता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते थे इंक्रीजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पेट्रियटिज्म या इंक्रीजिंग रिस्पेक्ट टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन, बट ये जब लिख रहे हो फोस्टरिंग अ कल्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पेट्रियटिज्म, तो अपने आप में ही अच्छा सेंटेंस है। समझ रहे हो? जैसे आप ये लिखते हो स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी फ्रॉम बॉटम अप, तो ये जो ट्रिपल ए के बाद में जो सेंटेंस बता रहा हूँ ना, इससे भी सीखो कि क्या शब्द है जो आप कैच कर सकते हो, यूज़ करने वाला होना चाहिए। अब पॉलिटी के कंक्लूजन देखते हैं। पॉलिटी के कंक्लूजन देखोगे आप तो इसमें 10 कंक्लूजन मैंने बताए हैं सेम टॉपिक्स पे, एकदम सेम टॉपिक्स हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की बात करते हैं कंक्लूजन की, तो वो है अगर डेमोक्रेसी को फ्लरिश करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, क्योंकि कंक्लूजन में हम क्या करते हैं, कंक्लूजन में हम बात करते हैं आगे की कि अगर ये होना है या उसकी इंपॉर्टेंस, लॉन्ग टर्म इंपॉर्टेंस, तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर डेमोक्रेसी को फ्लरिश होना है तो कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाना चाहिए। इंस्टीट्यूशनलाइजिंग का मतलब है कि इसको इंस्टीट्यूशंस में डालना चाहिए। जो हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बॉडीज़ हैं, उसको इस चीज़ में अडॉप्ट करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए और कंटिन्यूसली नर्चर करना चाहिए। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं तो पावर स्ट्रक्चर, सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो सेपरेशन पावर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक पावर स्ट्रक्चर बैलेंस्ड नहीं होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा, अकाउंटेबल नहीं होगा, तब तक डेमोक्रेसी फंक्शन नहीं कर पाएगी। कॉर्नर स्टोन है ये, जो कॉर्नर स्टोन वर्ड है ना, ये भी एक बहुत अच्छा वर्ड है। जब आप इंपॉर्टेंस की जगह लिख सकते हो, किसी बेसिक पार्ट की जगह लिख सकते हो कि कोई भी किसी चीज़ का बहुत अच्छा पार्ट है, ये कैसे बताओगे? लिखो कॉर्नर स्टोन है। क्या है? कॉर्नर स्टोन। जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करते हैं तो जुडिशियल एक्टिविज्म शुड बी रिस्पॉन्सिबल, रिस्ट्रेंड एंड राइट्स ओरिएंटेड। जुडिशियल एक्टिविज्म का कंक्लूजन जब आप लिख रहे हो तब आप ये बताओ कि आगे क्या होना चाहिए, जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या चेंज आने चाहिए, कैसा होना चाहिए आगे, ये रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जिसको जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब नहीं पता, मैं बता देता हूँ। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब ये है कि जब जुडिशियरी अपनी बाउंड्रीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बढ़ चढ़ के जो
एक्टिविज़म करती है, कोशिश करती है उन लोगों को भी न्याय दिलाने का जो जनरली जुडिशरी के अंदर कवर नहीं हो पाते हैं या प्रोसीजर से बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। तो जुडिशियरी एक्टिविज़म करती है, सू मोटो केसेस लेती हैं, अपने हिसाब से केसेस सॉल्व करने लग जाती हैं जो केस कभी फाइल ही नहीं हुए। जैसे आप देखते हो ना, सू मोटो केसेस फाइल होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, कि सुप्रीम कोर्ट ने, न्यूज़ आती है, किसी केस का संज्ञान लिया, किसी केस को अपने अंदर ले लिया, भले उसकी कोई फाइल ही नहीं हुई केस, बट सुप्रीम कोर्ट को लगा तो बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म अगर ऐसा हो तो रिस्पॉन्सिबल हो, रेस्ट्रेंड हो, राइट्स ओरिएंटेड हो। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इफेक्टिव रहने के लिए इंडिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और पार्टिसिपेटरी होना चाहिए। ये सोल्यूशन है, आगे की बात कर रहे हैं कि कैसा होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं कैसा है, कंक्लूजन में बात करते हैं कैसा होना चाहिए। फ्यूचर, तो फेडरलिज्म कैसा है वो इंट्रोडक्शन में आपने बता दिया। कैसे बताया फेडरलिज्म के बारे में कि फेडरलिज्म अडॉप्टिव है, कोऑपरेटिव है, असिमेट्रिक है, लेकिन आगे और कैसा होना चाहिए, कोहेसिव होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए, कंसेंसस ड्राइवन होना चाहिए, यानी कि आपसी सहमति होनी चाहिए। कोऑपरेटिव होना चाहिए, स्टेट्स और सेंटर मिलके काम करने चाहिए, ठीक है। रोबस्ट, इम्पार्शियल, एसेसिबल जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो जरूरी है आगे जाके डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कंक्लूजन हो गया। रोबस्ट यानी फास्ट, बिना किसी कमी के, इम्पार्शियल यानी जो बायस्ड नहीं हो, एक्सेसिबल यानी जो पहुंच हो जिसकी, सोसाइटी के जो छोटा मोटा तबका है, ऑलमोस्ट जो ईच सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसकी एसेसिबिलिटी रहे, उस तक पहुंच रहे, वो होता है एक्सेसिबल। राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करें आरटीआई की, तो आरटीआई का कंक्लूजन क्या है कि आरटीआई को और कैसा होना चाहिए और अच्छा होने के लिए, स्ट्रेंथन, सेफगार्डेड, सिटीजन सेंट्रिक। डीपीएसपी में आप ये यूज़ कर सकते हो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आप ये यूज़ कर सकते हो, और लोकल गवर्नेंस में आप ये यूज़ कर सकते हो। अब ये सोचो, ये तो मैंने आपको एक टॉपिक बताया, ट्रिपल एडजेक्टिव, वो भी एक सब्जेक्ट का। अभी मैं आपको बाकी सब्जेक्ट के भी कराऊंगा और साथ में ऐसे ऐसे पैटर्न में बताऊंगा, 3 नाउन, कॉन्ट्रास्ट पैटर्न, 3 वर्ब पैटर्न। इतना ज़्यादा आपके दिमाग में आइडियाज़ आएंगे ना। अगर इन 10 चीज़ों में से आप 2 भी याद रखते हो ना, मैं तो नहीं कहता आप 10 में से 10 याद रखो, 10 में से आप 2 याद रख लो जो आपको फेवरेट लगता है। 3 एडजेक्टिव, 3 नाउन जो मैं आगे बताऊंगा, और उसको यूज़ करो। वो कौन सी मूवी है, चांदनी चौक टू चाइना, उसमें क्या कहता है वो कि 1000 जो तरीके से आप वार करते हो, है ना, उसको, वो उससे कोई मतलब नहीं है कि आप एक ही वार को 1000 बार करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1000 तरीक़ों से वार करने से कुछ नहीं होगा। अगर 2 चीज़ें आप बहुत अच्छे से मास्टर कर लेते हो, लेवल 2 में अगर आप 3 या 4 चीज़ ऐसी हैं, मैं आपको 15 से 20 चीज़ सिखाऊंगा, 3 या 4 चीज़ अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करते हो ना, बिलीव मी, वो आपका यूएसपी बन जाएगा। यूएसपी पता है ना क्या होता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। जैसे हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है व्यास आईएएस का, कि हम लोग वो कोर्सेज निकालते हैं जो गैप फिल करते हैं। फाउंडेशन, टेस्ट सीरीज़ ये नहीं निकालते, हम निकालते हैं जिसमें आपकी सच में गैप फिल हो। जैसे कि बेसिक टू एडवांस हो गया, स्टिकी नोट्स हमने निकाले हैं अभी, कि पीवाईक्यूज को स्टिकी नोट्स में डाल के कस्टमाइज स्टिकी नोट्स हम दे रहे हैं। हम आपके गैप फिल करने की कोशिश करते हैं। अब अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है इस तरह के कोर्सेज में आने की, तो इसका बेनिफिट कर लो ना। आप इसको बेनिफिट ले लो अच्छे से, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको पकड़ लो। अब हो सकता है आपको इस लेक्चर में ऐसे भी एडजेक्टिव मिले हो जो आपको मैंने लेवल 1 में नहीं बताए, जैसे कम्युनिटी ड्राइवन, ऑटोनोमस, है ना, जैसे ड्यूटी कॉन्शियस हो, तो इनको भी अपने एडजेक्टिव लिस्ट में नोट कर लो। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सोशल जस्टिस के लिए कैसे यूज़ किया जाना है। लेवल 2 में हो सकता है आपके 30 से 40 लेक्चर हो जाए, इसलिए लेवल 1 में कम लेक्चर रहे। बेसिक था, मैं ज़्यादा बर्डन नहीं देना चाहता था। लेवल 2 में ज़्यादा लेक्चर रहे, तो तैयार रहो उसके लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं, जय हिंद।